हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा मैं पढ़ा रहा था आपको चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो बेटा उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सरफेस टेंशन पर। तो देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच ए लिक्विड सरफेस टेंड टू ऑक्यूपाई ए मिनिमम सरफेस एरिया एंड बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। सपोज कर लो इस बीकर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है और ये उसका सरफेस है। तो देखो, हर लिक्विड के सरफेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करता है। तो मिनिमम करने में उसके जो ऊपर का लिक्विड का सरफेस है वो स्ट्रेच हो जाता है। तो इस स्ट्रेचिंग की कंडीशन में उसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है और यही टेंशन उसका कहलाता है सरफेस टेंशन। ठीक है। तो सरफेस टेंशन की जो वैल्यू होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। मतलब कि जो मेम्ब्रेन है ऊपर, उस मेम्ब्रेन के ऊपर जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, अगर उस मेम्ब्रेन के ऊपर हम एक इमेजिनरी लेंथ का लिक्विड कंसीडर करें तो उसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता है उसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन का एक और फॉर्मूला होता है सरफेस एनर्जी के टर्म में। इसी सरफेस टेंशन को सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं, मतलब सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया भी सरफेस टेंशन कहलाता है। देखिए जो ये मेम्ब्रेन है ये जब स्ट्रेच होगी तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स डेवलप्ड होगा मेम्ब्रेन के ऊपर, वो फोर्स कुछ वर्क डन करता है मेम्ब्रेन के ऊपर। तो वही वर्क डन उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है जिसको हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। ठीक है। तो सरफेस टेंशन इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया और सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। वर्क डन टू स्ट्रेच ए सोप फिल्म। देखिए हमारे पास यहां पर एक वायर का फ्रेम है और इस वायर के फ्रेम के ऊपर एक ये स्लाइडिंग वायर लगा हुआ है। ठीक है, एक स्ट्रेट वायर है एल लेंथ का स्लाइडिंग वायर। ये वायर जो है वो स्लाइडिंग वायर इस पर मूव कर सकता है इधर उधर। ठीक है, इधर भी मूव कर सकता है। तो हमने क्या किया, इस फ्रेम को ले जाकर के एक सोप सॉल्यूशन में डुबा दिया और डुबाने के बाद उसको बाहर निकाला। तो इसके ऊपर एक सोप फिल्म डेवलप्ड हो गई। तो देखो ऐसे सोप फिल्म इसमें एक तो इस सरफेस पर इधर की तरफ डेवलप्ड होती है और एक इसके बैक साइड में भी डेवलप्ड होती है। जैसे मान लो यहां से हम इस वायर को अगर देखें तो वायर का हमें क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे नजर आएगा और इस पर एक ऊपर के सरफेस पर फिल्म बनी हुई होगी इस तरीके से और एक बैक साइड वाले सरफेस पर बनी होगी। मतलब ये वाली जो फिल्म है वो आपको इधर सामने दिखाई दे रही है और जो बैक वाली फिल्म है वो ये है जो उसके पीछे होगी। समझ रहे हैं ना बात को। दो सरफेस यहाँ पर डेवलप्ड होंगे। अब देखिए ये जो सरफेस है ये सरफेस टेंशन की वजह से मिनिमाइज होने की कोशिश करेगा। तो इसमें इधर की तरफ जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स डेवलप्ड होगा वो इस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें इसको स्ट्रेच करना है तो हम क्या करेंगे, जितना सरफेस टेंशन का इधर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उतना ही इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। ठीक है, मतलब इसको धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे, स्लोली स्लोली। तो देखो उतना ही फोर्स लगा के जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे और सपोज दैट इसको डी डिस्टेंस तक स्ट्रेच कर देते हैं तो जो वर्क डन की वैल्यू होगी उसको हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से निकालेंगे। फोर्स की वैल्यू हो जाएगी टी इंटू एल। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा है तो सरफेस टेंशन इंटू लेंथ और इंटू डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी डी। और चूंकि टू फिल्म है, एक तो इधर की फिल्म है और एक बैक साइड की फिल्म है, तो टू से और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो टोटल वर्क डन की वैल्यू ये आ जाएगी। इतना वर्क डन इसमें होगा मेम्ब्रेन को स्ट्रेच कराने में। समझ आया बेटा। और यही वर्क डन इसमें सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए जो सरफेस टेंशन लिक्विड का होता है ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर जब भी हम बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन लिक्विड का डिक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस है जो कि वाटर में बड़ी जल्दी घुल जाता है, जैसे NaCl यानी नमक हो गया, चीनी हो गया, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसका सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है। और अगर ऐसी कोई बॉडी हम लिक्विड में डालते हैं, वाटर में डालते हैं जो स्पैरिंगली सॉल्युबल है, यानी कि वो उसमें मिलेगी नहीं, मिक्स नहीं होगी, जैसे फिनॉल हो गया, तो इसको जब हम वाटर में डालेंगे, मिक्स करेंगे तो सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज करता है। तो याद रखना कि हाईली सॉल्युबल अगर इम्प्योरिटी हम मिला रहे हैं
तो लिक्विड का सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। और अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल हम सब्सटेंस उसमें लिक्विड में या वाटर में मिला रहे हैं तो सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निकालेंगे वर्क डन इन फॉर्मिंग ए ड्रॉप R1 टू R2 रेडियस। मतलब एक ड्रॉप है ये R1 रेडियस की, और इसको हम स्ट्रेच करके R2 रेडियस की ड्रॉप बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रेच करके R2 रेडियस की ड्रॉप बनाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो निकालने जा रहे हैं। तो देखो वर्क डन इक्वल टू टी डेल्टा ए। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आता है, यही ऊपर से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहां पर ध्यान से देखो, ये सरफेस टेंशन है, ये लेंथ, और ये भी लेंथ है, डिस्टेंस है। ये देखो ये वाली लेंथ है वायर की लेंथ, और ये डी। तो लेंथ एल इंटू डी ये एरिया के इक्वल हो जाएगी वैल्यू। तो ये डी इंटू लेंथ एरिया के इक्वल हो गया। और चूंकि डबल एरिया इंक्रीज हो रहा है इधर का भी उधर का भी, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a के इक्वल वैल्यू हो गई। ठीक है, अगर दो सरफेस होंगे। अगर एक ही सरफेस है तो W इज इक्वल टू टी डेल्टा ए में एक ही एरिया यूज करेंगे। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास आ गया वर्क डन का, W इज इक्वल टू टी डेल्टा ए। तो T इंटू डेल्टा ए को लिख सकते हैं ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, यानी कि चेंज इन एरिया है। फाइनल वाला एरिया कितना हो जाएगा, देखिए जो ड्रॉप होती है उसका जो सरफेस एरिया होगा वो स्फेयर के सरफेस एरिया के इक्वल होगा। तो फाइनल वाला सरफेस एरिया बन जाएगा 4πr2 स्क्वायर, और इनिशियल वाला सरफेस एरिया होगा 4πr1 स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई इसमें और कॉमन ले सकते हैं तो टी इंटू 4 पाई बाहर आ जाएगा, और अंदर हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब जैसे हमें रेडियस की वैल्यू पता है, सरफेस टेंशन पता है ड्रॉप का, तो फिर हम यहां से वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया। ड्रॉप के केस में हमेशा याद रखिएगा एक ही सरफेस होता है जो एयर के कांटेक्ट में होगा, क्योंकि ध्यान से देखो ड्रॉप के अंदर क्या होगा, वाटर भरा होगा, और जो बाहर का सरफेस होगा वही केवल एयर के कांटेक्ट में होगा, तो बाहर वाले सरफेस पर ही सरफेस टेंशन एक्ट करेगा। समझ रहे हो ना बात को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वर्क डन इन फॉर्मिंग सोप बबल R1 टू R2 रेडियस। अब हमारे पास एक सोप बबल है, तो सोप बबल को हम R1 रेडियस से R2 रेडियस में बदल रहे हैं। तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन का वही फॉर्मूला ऊपर वाला यूज करेंगे, टी डेल्टा ए। तो टी इंटू डेल्टा ए की वैल्यू ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। फाइनल वाला एरिया हो जाएगा 4πr2 स्क्वायर, इनिशियल वाला एरिया हो जाएगा 4πr1 स्क्वायर। लेकिन यहां पर दो सरफेस हैं जो एयर के कांटेक्ट में होंगे। ध्यान से देखो, जो सोप बबल होगा उसमें अंदर भी तो एयर होती है, तो अगर अंदर भी एयर है तो ये वाला सरफेस भी एयर के कांटेक्ट में है, बाहर वाला सरफेस भी एयर के कांटेक्ट में है। तो जो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, तो वो सरफेस एरिया एक तो अंदर वाला भी इंक्रीज हो रहा है, अंदर भी एक एरिया है, और एक बाहर भी एरिया है जो इंक्रीज होगा। तो एक तरीके से यहां पर हम फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क डन की वैल्यू आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ड्रॉप का केस होगा, या फिर एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जैसे कैविटी हो वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर कैविटी होगी तो उसमें भी अंदर केवल एयर होगी, बाहर तो वाटर ही वाटर होगा, तो उसमें भी एक सरफेस होगा जो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कैविटी के केस में और ड्रॉप के केस में, इन दोनों के केस में एक ही सरफेस होगा, तो W की वैल्यू टी डेल्टा ए के इक्वल, मतलब ये वाली वैल्यू बनेगी। और जब भी सोप बबल का केस होगा तो ध्यान रखना है आपको कि अंदर वाला सरफेस भी बढ़ेगा क्योंकि उधर भी एयर है, बाहर वाला सरफेस भी बढ़ेगा, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वर्क डन इन ब्रेकिंग ए बिग ड्रॉप। देखिए एक ये बड़ी ड्रॉप है कैपिटल आर रेडियस की, इसको कई सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स में तोड़ा गया है, ब्रेक किया गया है, जो कि स्मॉल आर रेडियस की है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि वर्क डन कितना होगा, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, W इक्वल टू टी डेल्टा ए। तो टी ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। फाइनल में देखिए जो एन ड्रॉप्स है उनका जो एरिया होगा एन इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, और इनिशियल में पूरी ड्रॉप है तो उसका एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब इसमें देखिए अगर मान लीजिए कैपिटल आर के टर्म में हम वैल्यू निकालना चाहें, स्मॉल आर को यहां पर हम हटाना चाहें, तो क्या करेंगे कि स्मॉल आर कैपिटल आर में एक रिलेशन निकाल लेंगे। उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि ये देखिए जो बड़ी वाली ड्रॉप है इसका जो वॉल्यूम होगा वो जो छोटी छोटी एन ड्रॉप्स बनाई गई हैं उनके एन ड्रॉप्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहां से कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन आ जाएगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू एन टू द पावर 1/3 स्मॉल आर। इसको हम पुटअप कर सकते हैं यहाँ पर। तो स्मॉल आर को अगर हम कैपिटल आर के टर्म में यहाँ पुटअप कर दें, तो देखो पुटअप कर दिया, तो यहां से अब
जो फॉर्मूला है हमारा वर्क डन है वो कैपिटल आर के टर्म में आ गया, टी इंटू 4 पाई r² ब्रैकेट n टू द पावर 1/3 -1, इतना वर्क डन होगा। ठीक है, बड़ी ड्रॉप को छोटी वाली ड्रॉप्स में ब्रेक करने पर। ठीक है, समझ आया भाई सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन ऑफ सरफेस एनर्जीज। इन्हीं ड्रॉप को जब हम ब्रेक करते हैं, बड़ी वाली ड्रॉप को जैसे छोटी छोटी ड्रॉप्स में ब्रेक किया, या छोटी छोटी ड्रॉप को कंबाइन करके बड़ी ड्रॉप बनाएंगे, तो इनकी सरफेस एनर्जी का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है कि एक बड़ी वाली जो ड्रॉप है उसको कई सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स में हमने ब्रेक कर दिया। तो अब एनर्जी का कंपैरिजन कर रहे हैं हम। तो ध्यान से देखिए, इनिशियल वाली जो एनर्जी होगी, यानी कि उस पर जो सरफेस एनर्जी इसमें जो स्टोर्ड होगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी टी ए। ठीक है, तो टी इसका सरफेस टेंशन, ए हो जाएगा 4 पाई r², और फाइनल वाली एनर्जी हो जाएगी टी इंटू एन इंटू 4 पाई r²। इसमें छोटी छोटी एन ड्रॉप्स बना दी गई हैं, है ना, तो उनका एरिया लिया जाएगा। ये आ गया रिलेशन। अब देखिए, स्मॉल आर और कैपिटल आर को हम एक ही आर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए ये रिलेशन निकाल लिया वॉल्यूम को इक्वेट करके, और फिर इसमें वैल्यू पुटअप की। तो देखो हमारे पास फाइनल रिलेशन ये निकल के आ रहा है, यू फाइनल इक्वल टू n टू द पावर 1/3 यू इनिशियल। अब मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, आपको यहीं से केवल यही फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। कैसे, ध्यान से देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जब बड़ी ड्रॉप को हम कई सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स में ब्रेक करते हैं, तो जो सरफेस एरिया है वो सिस्टम का इंक्रीज कर जाता है। मतलब ये छोटी छोटी ड्रॉप का हम नेट सरफेस एरिया निकालें और ये बड़ी ड्रॉप का सरफेस एरिया निकालें, तो छोटी वाली ड्रॉप्स के सभी सरफेस एरिया का सम बड़ी वाली ड्रॉप से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, एरिया यहाँ इंक्रीज कर जाता है। तो एरिया जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा कि उसमें एरिया बढ़ने पर क्या होगा, एनर्जी ज्यादा स्टोर्ड हो जाएगी। ठीक है, जितना एरिया बढ़ता है उतनी सरफेस एनर्जी ज्यादा स्टोर्ड होती है। तो यहां पर फाइनल कंडीशन में सरफेस एनर्जी ग्रेटर होगी, यानी कि मोर होगी इन कंपैरिजन टू इनिशियल। ठीक है, तो यहां पर यू फाइनल की वैल्यू n की पावर 1/3 टाइम्स यू इनिशियल होगा। ठीक है, n यहां पर नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, मतलब यू फाइनल की वैल्यू ग्रेटर देन यू इनिशियल हो। ठीक है, अब आ जाओ इसके जस्ट उल्टे वाले कॉन्सेप्ट पे, ऑन कंबाइनिंग ड्रॉप्स। अगर छोटी छोटी ड्रॉप्स को हम, जो एन ड्रॉप्स दे रखी है, उनको कंबाइन करके बड़ी ड्रॉप बनाते हैं, तो फिर सरफेस एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो यहां पर एरिया इसका ज्यादा है, ठीक है, तो सरफेस एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, तो अब इनिशियल वाली सरफेस एनर्जी ग्रेटर होगी इन कंपैरिजन टू फाइनल। तो यू इनिशियल की वैल्यू n की पावर 1/3 टाइम्स यू फाइनल की इक्वल होगी। यहां पर यू इनिशियल ग्रेटर देन यू फाइनल होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला ये निकल के आता है, यू इनिशियल इक्वल टू n टू द पावर 1/3 टाइम्स यू फाइनल। कॉन्सेप्ट वही है निकालने का जो अभी हमने ऊपर लगाया था। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे बड़ी वाली ड्रॉप को जब हम छोटी छोटी ड्रॉप्स में ब्रेक करते हैं, तो इनके टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में कि डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो, जब बड़ी ड्रॉप से हम छोटी छोटी कई सारी ड्रॉप्स बनाएंगे, तो इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, तो अब इनके सरफेस में ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। तो वो एनर्जी जाएगी कहां से, इसी ड्रॉप के अंदर से ही तो जा रही होगी, मतलब इन्हीं जो छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं उनके अंदर से ये एनर्जी निकल करके बाहर सरफेस में स्टोर्ड हो रही, तो अंदर की एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो ड्रॉप्स हैं वो कूल हो जाएंगी। ठीक है, ये जो ड्रॉप्स हैं वो कूल हो जाएंगी, इनका जो टेम्परेचर है वो फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बड़ी ड्रॉप से जब कई सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स बनाई जाती हैं तो उनका टेम्परेचर फॉल कर जाता है। तो जैसे याद करो, हम लोग बार्बर के यहाँ जाते हैं तो वो अपना जो वो सैलून में वो वाटर ड्रॉपलेट्स डालने वाला नहीं होता, फिश फिश करके डालता है, तो हमको कूल कूल महसूस होता है कि नहीं। तो वो इसीलिए महसूस होता है कि वाटर जो है वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में बदल रहा है, तो उसमें कूलिंग इफेक्ट आ जाता है, उनका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और देखो, बड़ी छोटी छोटी ड्रॉप्स को अगर कंबाइन करके हम फिर बड़ी ड्रॉप बनाते हैं तो क्या होगा, इसकी सरफेस एनर्जी कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम हो रहा है। तो सरफेस एनर्जी अब कम हो गई, तो सरफेस में एनर्जी जब कम स्टोर्ड होगी तो एनर्जी जाएगी कहां, वो ड्रॉप के अंदर चली जाएगी हीट के फॉर्म में। तो फिर इसका मतलब छोटी छोटी ड्रॉप को मिला करके जब बड़ी ड्रॉप हम बनाएंगे तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो राइज कर जाएगा। ठीक है, समझ आया बेटा सबको? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है।
The angle subtended between the tangent drawn at liquid surface and tangent drawn at solid surface inside the liquid at the point of contact is called the angle of contact. देखो यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो लिक्विड है वो सॉलिड के साथ यहां पर मिल रहा है। तो देखो एक तो लिक्विड का सरफेस है, तो लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और एक लिक्विड और सॉलिड का जो कंबाइंड ये वाला जो सरफेस है उसके अलोंग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो अब इसमें देखो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो दो तरीके का होता है, एक ऑब्ट्यूस होता है, एक एक्यूट होता है। किस किस कंडीशन में होता है यहां पर देखिए, एक तो कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बता रहा हूं, लेट थ्री इंटरफेसियल टेंशंस एट ऑल द थ्री इंटरफेसेस। यहाँ पर थ्री इंटरफेसेस हैं, एक तो देखो लिक्विड एयर का है तो उसका सरफेस टेंशन मान लेते हैं TLA है। इसी तरीके से एक सॉलिड एयर का है, ठीक है, उसका सरफेस टेंशन TSA है, और एक सॉलिड लिक्विड सरफेस है तो इसका सरफेस टेंशन TSL के इक्वल है। तो देखो यहां पर ये डायग्राम बना हुआ है, ये है लिक्विड और ये है सॉलिड वाला सरफेस। तो देखो एक तो सॉलिड और एयर के बीच में सरफेस टेंशन है वो ये वाला हो गया, एक सॉलिड और लिक्विड के बीच में है सरफेस टेंशन वो ये वाला हो गया, और एक लिक्विड और एयर के बीच में है जो कि ये वाला हो गया। ठीक है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है TSL और TLA के बीच। वैसे यहां बनता है, यहां पर देखो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। ऑब्ट्यूस का मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, और यहां पर एक्यूट एंगल बन रहा है मतलब लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर देखो सरफेस के अलोंग जो सॉलिड सरफेस होता है उस सरफेस के अलोंग जो सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है वो इक्वेट होती है। तो यहां पर देखो ये TSA और ये TLA है, ठीक, और ये एंगल थीटा है, इधर TSL है। तो TLA का इधर जो कंपोनेंट बनेगा इधर साइड को वो बनेगा TLA cos थीटा। तो TLA cos थीटा प्लस TSL की वैल्यू TSA के इक्वल होगी। ठीक है, इसका जो cos थीटा वाला कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा वो प्लस TSL इक्वल टू TSA के इक्वल होगा। अब देखिए यहां पर TSL ग्रेटर देन TLA, मतलब ये वाला सरफेस टेंशन अगर ग्रेटर देन इस सरफेस टेंशन का है तो थीटा जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और ग्रेटर देन जब 90 डिग्री होगा ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो लिक्विड जो है वो सरफेस को वेट नहीं करेगा, जैसा कि मरकरी के केस में होता है। ठीक है, ग्लास में अगर मरकरी डाल दिया जाए तो उसका जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, ऐसे ऐसे ये थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी। तो उस कंडीशन में जो लिक्विड है वो सॉलिड को वेट नहीं करता है। ठीक है, आपको याद रखना है, वाटर ऑन वैक्सी और ऑयली सरफेस, ठीक है, या फिर HG ऑन एनी सरफेस। अच्छा, इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज स्ट्रॉन्गर देन द बिटवीन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स। अभी इसको आगे पढ़ेंगे, एक दूसरे कॉन्सेप्ट में भी हम इसको आपको समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, TSL ग्रेटर देन TLA। अगर मान लीजिए ये TSL ग्रेटर देन है TLA से तो यहां पर एक्यूट एंगल बनता है, सॉरी TSL लेस देन TLA तो एक्यूट एंगल बनेगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, और इस कंडीशन में लिक्विड वेट करता है सॉलिड। ठीक है, तो जब थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करेगा। ठीक है, याद रखना है आपको। और अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो लिक्विड सॉलिड को वेट करेगा। ठीक है, तो लिक्विड जब सॉलिड को वेट करेगा तो कौन सी कंडीशन बनती है, जैसे वाटर ऑन ग्लास या प्लास्टिक। ठीक है, ग्लास में या प्लास्टिक में हम वाटर को डालेंगे तो ऐसा होगा, कैरोसिन ऑयल का किसी भी सरफेस पर ऐसा होगा। ठीक है, हमेशा लेस देन 90 डिग्री एंगल बनेगा। और इन दिस केस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्गर देन बिटवीन द लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस कंडीशन में सॉलिड लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, अब देखो यहां आ जाते हैं, देखो कॉन्वेक्स वाला सरफेस यानी कि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री जैसा मरकरी के केस में होता है, तो वो तब होता है जब एडहेसिव फोर्स की वैल्यू कोहेसिव फोर्स से कम होती है। कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन होता है एडहेसिव फोर्स से, और मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इनसाइड द लिक्विड लाई करता है। ठीक है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स क्या होते हैं समझ लीजिए।
कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। जैसे सॉलिड से सॉलिड के बीच में कोहेसिव फोर्स कहलाएगा, लिक्विड लिक्विड के बीच में कोहेसिव फोर्स कहलाएगा, लेकिन लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो फोर्स लगेगा वो एडहेसिव फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो जो एडहेसिव फोर्स है वो इधर की तरफ लग रहा है, ये सॉलिड और लिक्विड के बीच वाला। कोहेसिव फोर्स लिक्विड लिक्विड के बीच में इधर की तरफ लग रहा है, और यहाँ पर कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन है एडहेसिव फोर्स से, और इनका जो रिजल्टेंट है वो लिक्विड के अंदर ही लाई करता है। तो उस कंडीशन में जो मिनिस्कस का सरफेस बनता है वो कॉन्वेक्स बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, जैसा मरकरी की केस में होता है। और नेक्स्ट वाला केस देखो, इस केस में एडहेसिव फोर्स इधर की तरफ, कोहेसिव फोर्स इधर। अब इस केस में एडहेसिव फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स है। तो जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ग्रेटर होगा तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बाहर लाई करेगा एयर में, और इस कंडीशन में जो मेनिस्कस होता है उसका जो कॉन्टेक्ट एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री बनता है। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री बनेगा। समझ आ रही बात? और ये वाला केस देखो, जब एडहेसिव फोर्स इधर लग रहा है, कोहेसिव फोर्स इधर लग रहा है, और जब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर इस लाइन के अलोंग लाई कर रहा है। ठीक है, इस वाली लाइन के अलोंग लाई कर रहा है, जिस लाइन के अलोंग जिस लाइन के अलोंग सॉलिड लिक्विड सरफेस है ना, ये वाला जो सरफेस है उस लाइन के अलोंग लाई कर रहा है। तो उस लाइन के अलोंग जब लाई करेगा तब फिर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तब एंगल ऑफ कांटेक्ट याद रखिएगा 90 डिग्री का बनता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये यहाँ की, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ड्रॉप एंड बबल्स। ड्रॉप और बबल के केस में अब आ जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ड्रॉप या कैविटी का केस है। ड्रॉप मतलब समझ रहे हैं ना, वाटर की ड्रॉप होगी जिसमें अंदर वाटर भरा होगा, है ना, बाहर वाला सरफेस एयर के कांटेक्ट में होगा। उसी तरीके से जो कैविटी होती है वाटर के अंदर होगी, है ना, जो छोटे छोटे बबल्स होते हैं वो एयर के बबल्स, उनको कैविटी बोलते हैं, वाटर के अंदर जो हमें मिलती है। तो इसमें भी क्या होगा, अंदर वाला सरफेस एयर के कांटेक्ट में होगा, बाहर केवल वाटर ही वाटर होगा। तो इसमें भी एयर के कांटेक्ट में एक ही सरफेस होगा। तो ये दोनों जो केस है वो एक साथ हम कंसीडर कर सकते हैं, ड्रॉप का या कैविटी का। तो इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है, ठीक है, ड्रॉप के अंदर पी आई इनसाइड का प्रेशर, पीओ आउटसाइड का प्रेशर, तो एक्सेस प्रेशर जो इनसाइड होगा वो पी आई माइनस पीओ के इक्वल होगा। तो पी आई माइनस पीओ की वैल्यू 2t बाई आर के इक्वल होती है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी डेल्टा पी इज इक्वल टू 2t बाई आर। तो ये होता है ड्रॉप के केस में। बबल के केस में जब हम आते हैं, इस वाले केस में तो ध्यान से देखिए, इधर अंदर भी एयर होगी, एयर के कांटेक्ट में सरफेस होगा, और बाहर भी एयर के कांटेक्ट में सरफेस होगा, तो दो दो सरफेस हो जाते हैं। तो इस केस में यानी सोप बबल के केस में जो एक्सेस प्रेशर इनसाइड होगा पी आई माइनस पी जीरो, ये 40 बाई आर के इक्वल होगा, मतलब इसी में 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो बबल के केस में याद रखिएगा एक्सेस प्रेशर इनसाइड 40 बाई आर, और ड्रॉप और कैविटी के केस में हो जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू 2t बाई आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहां पर एक कॉनकेव सरफेस मिल रहा है हमको, है ना, ऊपर से देखोगे जब आपको कॉनकेव सरफेस दिखाई देगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि जैसे कॉनकेव सरफेस की तरफ से जब हम देखते हैं तो उधर का प्रेशर मोर होता है। तो यहां पर देखो ऊपर की तरफ ए वाला पॉइंट है और इधर की तरफ बी वाला पॉइंट है। तो यहां पर ए और बी में अगर प्रेशर को हम कंपेयर करें तो पीए ग्रेटर देन पीबी होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कॉनकेव वाले सरफेस की तरफ प्रेशर मोर होता है। ठीक है, कॉनकेव की तरफ प्रेशर मोर होता है। यहां पर देखो ऐसा सरफेस है, कॉन्वेक्स दिखाई दे रहा है सामने से, ऊपर का पॉइंट है ए, नीचे का पॉइंट है बी, तो इसमें कहां का प्रेशर ज्यादा होगा, बी का प्रेशर ज्यादा होगा, तो पीबी ग्रेटर देन पी होगा। और अगर दोनों तरफ सरफेस स्ट्रेट है, नहीं कर्व नहीं है कोई, तो दोनों तरफ प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, पी इज इक्वल टू पीवी के इक्वल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ डबल बबल, डबल सोप बबल बाई कंबाइंड टू बबल्स। ठीक है, दो बबल है ए और बी रेडियस के, इनको कंबाइंड किया गया, तो यहां पर देखो डबल बबल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मतलब ये वाला बबल भी रहेगा कुछ, इसका भी पार्ट रहेगा, और इनका जो कांटेक्ट पॉइंट है ना, वहां पर हमको एक कर्व मिलेगा,
और पूछा जाता है कि इस कर्व का रेडियस कितना होगा, यानी इस कर्व के करस्पॉन्डिंग जो सर्किल हम बनाएंगे उसका रेडियस पूछ सकता है कि कितना होगा। तो उसके रेडियस की वैल्यू होती है R इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है कि सोप बबल्स को मिलाने पर जब डबल बबल फॉर्म होता है तो उसमें डबल बबल का रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस उसकी वैल्यू होती है ए बी अपॉन बी माइनस ए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बबल बाय कंबाइंड टू बबल्स। दो बबल को कंबाइन करने पर अगर मान लीजिए हमारा एक सिंगल बबल फॉर्म हो रहा है तो उसका रेडियस भी पूछ सकते हैं कि कितना होगा। तो उस केस में उसका रेडियस आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, समझ आया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कैपिलरिटी पर। कैपिलरिटी क्या होती है? द फिनोमेनन ऑफ राइजिंग और फॉलिंग ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी। ठीक है, कैपिलरी में जो वाटर एक्शन है यानी लिक्विड है वो ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ जाता है उसको वाटर में डिप कराने पर, तो ये जो फिनोमेना है वो कहलाता है कैपिलरिटी। ठीक है, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो लेस देन 90 डिग्री होगा तो वाटर राइज करेगा, और अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो वाटर लेवल फॉल करेगा उसके अंदर, जैसा मरकरी के केस में होगा। ठीक है, तो फॉल कर जाएगा। यहां देखो वाटर का केस है तो राइज कर रहा है। समझ में आई बात? तो पूछा जाता है कितना राइज करेगा वाटर लेवल, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें आप क्या करो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, ये वाला H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन ए रो जी। ठीक है, H ये हाइट की वैल्यू है, 2t cos थीटा में t सरफेस टेंशन है, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट लिक्विड का बनेगा जो ग्लास के साथ, और a जो है वो ट्यूब की रेडियस है, ये ट्यूब की रेडियस a, और रो लिक्विड की डेंसिटी जी आप जानते ही ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन ए रो जी। ठीक है, इतनी हाइट जो है वो लिक्विड की फॉल करती है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, H जो है वो A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हाइट जो होती है वो ट्यूब की रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां से एक रिलेशन बनता है H1A1 इक्वल टू H2A2। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास दो ट्यूब है, एक का जो रेडियस है वो अलग है, दूसरी का रेडियस अलग है। तो मान लीजिए एक में दे दिया गया कि H1 हाइट तक वाटर जो है वो राइज करता है, उसकी रेडियस A1 की है, और दूसरी वाली ट्यूब की रेडियस A2 की है। बताइए उसमें कितने हाइट तक लिक्विड राइज करेगा? तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया बेटा? आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लीजिए ये लिक्विड भरा हुआ है बीकर में, उसमें एक कैपिलरी को हमने डिप कराया, H हाइट तक उसमें वाटर राइज कर गया है। अब इस कैपिलरी को थोड़ा सा हम टिल्ट कर देते हैं। तो जब थोड़ा सा हम इसको टिल्ट कर देंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर वर्टिकल से थीटा एंगल टिल्ट किया है, तो अब इस कंडीशन में लिक्विड जो ट्यूब के अंदर होगा वो अब भी उतनी ही हाइट का होगा जितना पहले था। ठीक है, याद रखिएगा, जितना पहले हाइट का लिक्विड था उतना ही अब भी हाइट का लिक्विड होगा। तो हम देखेंगे कि टिल्ट करने पर जो लेंथ ऑफ लिक्विड होगी वो वर्टिकल वाली कंडीशन से अब ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, वर्टिकल वाली कंडीशन से अब ज्यादा हो जाएगी। तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें पूछ सकता है कि कितनी लेंथ का लिक्विड अब इसके अंदर फिल्ड होगा, तो इसको कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, इसी ट्राइंगल में कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ठीक है, साइन रूल लगा दीजिए या फिर कॉस रूल लगा दीजिए, या फिर ऐसे देखिए कि ये लेंथ मान लीजिए कि एल की मिलती है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा एल कॉस थीटा वो एच के ही इक्वल होगा। तो वही यूज कर लिया है यहाँ पर, एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एच। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एल की वैल्यू एच अपॉन कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगी। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना लिक्विड उस ट्यूब के अंदर होगा जब हम वर्टिकल से उसको थीटा टिल्ट कर देंगे। समझ आया बेटा? तो बेटा ये था हम लोगों का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। आई होप, हमको लगता है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेटा, और खूब जम के पढ़ते रहिए, मेहनत खूब करते रहिए, और मैं भी आपके साथ मेहनत करता रहूंगा, और जितने भी चैप्टर्स हैं मैं सब आपको टाइम से ही रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो बेटा अब आपको खूब मेहनत से तैयारी करनी है, और हमारे अगले वाले वीडियो का वेट कीजिए, और मैं एक ही 2 दिन में इसको तुरंत डाल दूंगा। ठीक है, तो बेटा आपको बेस्ट ऑफ लक, खूब जम के तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए।